तो जब भी आप चेंज देखेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में चेंज बराबर रहेगा, और डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह से केल्विन को डिग्री में चेंज करने के लिए 273 माइनस कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये एक एग्जांपल है कि ये एक रॉड है जिसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ दी हुई है एल नॉट। नॉट का मतलब है टी इज इक्वल टू 0 पे, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये T1 केल्विन से T2 केल्विन कर दिया। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 केल्विन पे लेंथ है एल नॉट, और चेंज करने के बाद जो नया टेम्परेचर होगा T2 केल्विन, उस पे लेंथ है एल। ये जो एल है ये इंक्रीज होके आई है। तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ लेंथ में, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ। तो डेल्टा एल, ये जो फाइनल लेंथ है, इसमें से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दीजिए तो चेंज आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो चेंज है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ, ये एक तो इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो पहले लेंथ थी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में कितना चेंज है। और तीसरा डिपेंड करता है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंज है डेल्टा एल, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी चेंज भी उसमें उतना ही ज्यादा होगा। तो छोटी रॉड लेंगे तो उसमें कम चेंज आएगा, बड़ी रॉड लेंगे तो उसमें ज्यादा चेंज आएगा। तो इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए डेल्टा एल मीटर में होगा और जो इनिशियल लेंथ है वो भी मीटर में होगा, तो इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट बचेगा। तो जब भी आपको अल्फा दिया हुआ होगा वो पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा। तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है उसका जो चेंज है लेंथ में, यानी कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, वो भी ज्यादा होता है। तो देखिए डेल्टा एल हो गया अल्फा टाइम्स एल नॉट इंटू डेल्टा टी, और अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया। और ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी कि आप अगर मटेरियल चेंज करोगे तो अल्फा की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, और इसकी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होती है। तो ये जो डेल्टा एल है इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट। डेल्टा एल को रिप्लेस कर दिया एल माइनस एल नॉट से, तो एल की वैल्यू हो जाएगी एल नॉट प्लस अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। ये जो एल है ये फाइनल लेंथ है। टेम्परेचर चेंज करने के बाद रॉड की लेंथ है, मटेरियल की लेंथ, और ये इनिशियल लेंथ है, इनिशियल टेम्परेचर पे जो लेंथ है। तो ये इनिशियल और फाइनल लेंथ का रिलेशन है। अब इससे हम अल्फा को डिफाइन करेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जिन जिन चीजों को हम 1 रख सकते हैं उसको 1 रख दीजिए। जैसे हमने एल नॉट को 1 मीटर ले लिया, यानी कि इनिशियल जो रॉड है उसको हमने 1 मीटर का लिया, और जो भी टेम्परेचर है उसको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर दिया। आपको पता है कि चेंज में ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं। आप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करोगे तो उसमें 1 केल्विन का ही चेंज आएगा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज 1 रख दी जाए तो ये जो अल्फा है ये डेल्टा एल के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो अल्फा किसको बिलोंग करता है, मतलब किसका होता है अल्फा। तो थर्मल कोफिशिएंट होता है मटेरियल का, कि आपने जो रॉड है वो किस मटेरियल के लिए। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द, तो ये अल्फा किससे डिफाइन होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ द मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये
एल नॉट से डिवाइड कर रहे हैं, तो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर चेंज हुआ है, बढ़ा है, तो राइज हो गया, और अगर कम हुआ है तो फॉल हो गया। तो ये इसको फिर से देखिए, ये अल्फा किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा एल के इक्वल, यानी कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू डेल्टा एल के इक्वल होगी अगर इन दोनों को यूनिट ले लें, यानी कि इसको 1 मीटर ले लें और इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो जितना लेंथ का चेंज आएगा वो अल्फा के बराबर हो। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे लेंथ में चेंज होता है, उसी तरह से एरिया में चेंज होता है। तो जो एरिया में चेंज होता है उसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो वो हर एक डायमेंशन में चेंज होता है। जैसे ये देखिए कि ये जो चेंज है, ये एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल टेम्परेचर T1 पे। तो ये जो ए नॉट है ना, ये वाला एरिया इनिशियल एरिया है ए नॉट। अब इसके टेम्परेचर को चेंज किया, ये T1 से T2 कर दिया, तो ये इंक्रीज होके ए के बराबर हो गया। तो ये भी बिल्कुल लेंथ की तरह है। चेंज इन एरिया, ये जो डेल्टा ए है, चेंज इन एरिया, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ओरिजिनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे ही हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और बीटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल कोएफिशिएंट होगा किसका, एरिया के एक्सपेंशन का। बिल्कुल उसी तरह से, बस यहाँ पे अल्फा की प्लेस पे बीटा आ जाता है, तो एरिया के टर्म्स में हम बीटा को यूज करते हैं। और डेल्टा ए को अगर हम ए माइनस ए नॉट लिखते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ए नॉट को राइट साइड में ले जाइए, तो ए नॉट प्लस बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ए नॉट कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो जाए। तो ये इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया के बीच का रिलेशनशिप होता है। ये फाइनल एरिया हो गया, ये इनिशियल एरिया हो गया। तो ये वाला एरिया इनिशियल है और ये वाला एरिया फाइनल। तो अगर यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको डिफाइन करना है। अगर हम ए नॉट को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन ले लें, तो ये जो बीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर लेंथ में एक्सपेंशन होगा, उसी तरह से एरिया का भी एक्सपेंशन होगा। बस क्या फर्क है कि वहां पे हम अल्फा यूज करते थे और यहाँ पे बीटा यूज करेंगे। अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, और उसमें बीटा की प्लेस पे गामा आ जाएगा। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये कोई 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर पे वॉल्यूम है V नॉट, और जो फाइनल टेम्परेचर है उस पे वॉल्यूम है V। तो जो वॉल्यूम का चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम, वो इनिशियल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा वी को, ये इन दोनों का जो चेंज है उसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी माइनस वी नॉट। तो जो वी माइनस वी नॉट है, ये वी नॉट गामा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। वी नॉट को इसमें ऐड कर दीजिए, वी नॉट कॉमन होके 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से हम निकाल लेंगे। गामा हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। तो अगर हम वी नॉट को 1 मीटर क्यूब लेते हैं और डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन लेते हैं, है ना, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन
इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो बिल्कुल एक ही तरह की डेफिनेशंस है, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें लेंथ में एक्सपेंशन होता है जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं, एरिया में एक्सपेंशन होता है जिसको एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है जिसको वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा कांस्टेंट होगा थर्मल कोफिशिएंट, एरियल एक्सपेंशन में बीटा और वॉल्यूम एक्सपेंशन में गामा। तो बिल्कुल एक ही तरह की थ्योरी है। अब इनमें रिलेशन देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, जैसे ये सपोज करिए कि कोई स्क्वायर है, इसकी इनिशियल लेंथ L0 है, ठीक है, और ये जो फाइनल एरिया है, इसकी जो फाइनल लेंथ है वो एक्सपेंड होके L के बराबर हो। अब क्योंकि हीट है वो तो हर एक डायमेंशन को एक्सपेंड करेगा, तो इस वजह से ये पूरा एक्सपेंड होगा, तो हर एक डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन होगा, तो इसलिए इसका एरियल एक्सपेंशन ये L0 से L इधर हो जाएगा और L0 से L इधर हो जाएगा, ये L0 होगा और ये भी ऐसे बढ़ेगा तो ये L हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए कि ये इनिशियल एरिया किसके बराबर होगा, ये L0 इंटू L0, तो इनिशियल एरिया हो गया L0 स्क्वायर, और जो फाइनल एरिया है वो हो जाएगा L इंटू L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेंज इन एरिया निकालना है, तो फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया को माइनस कर दिया। अब हमें ये जो लेंथ का एक्सपेंशन है L0 से L हो गया, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन बनेगा, और हमने इन दोनों का रिलेशन निकाला था, तो L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आया था। तो हम इस L की वैल्यू को लिख सकते हैं L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका स्क्वायर होगा। तो इसमें हमने लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगा लिया। अब ये होल स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये L0 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी L0 स्क्वायर, तो इन दोनों में से L0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर से ये बचेगा, इसका स्क्वायर भी है और इधर से 1। अब देखिए कि प्रैक्टिकली जो लेंथ में एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है। जैसे सपोज करिए कोई रॉड है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, और इसमें सपोज करिए कि एक्सपेंशन हो गया डेल्टा L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा, है ना। तो जो फाइनल लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, L इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 5.01 सेंटीमीटर। तो जो L डेल्टा L है वो L के रिस्पेक्ट में, L0 के रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। तो ये जो वैल्यू है अल्फा डेल्टा टी, ये 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। तो अगर ये 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर x 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो हम 1 प्लस एक्स रेज पर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक्सपेंशन इनफाइनाइट पावर्स तक जाता है, लेकिन x बहुत छोटा होगा 1 के रिस्पेक्ट में, तो उसके हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकता है, और ये 1 प्लस एक्स एन 1 प्लस एन एक्स के इक्वल हो जाए। तो ये n हो गया, ये x हो गया, तो इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो x है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 अल्फा डेल्टा टी। इधर देखिए ये जो डेल्टा ए है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल एरिया के ऊपर और डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करता है। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एरिया के रिस्पेक्ट में बीटा आता है। ये ए नॉट से ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और बीटा किसके इक्वल आ गया, 2 अल्फा। यानी कि अगर आपको अल्फा दिया हुआ है तो बीटा देने की जरूरत नहीं है, आप बस अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको आप एरियल एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये सपोज करूँ 3 डायमेंशनल फिगर होती, तो उसमें जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, वैसे ही हाइट भी इंक्रीज होती, और फिर जो वॉल्यूम है वो L³ हो जाता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 आ जाएगा वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, बस उसमें एक डायमेंशन और इंक्रीज हो जाएगी।
देखिए जैसे सपोज करिए कोई क्यूब ले लीजिए, ये कोई क्यूब है और इसकी जो डायमेंशन है वो एल के इक्वल है, इसकी ये डायमेंशन एल के इक्वल इनिशियल है, तो हमने इसमें सबस्क्रिप्ट एल नॉट यूज कर दी। अब ये वाली लेंथ भी इंक्रीज करेगी, ये वाली लेंथ भी इंक्रीज करेगी, ये भी वाली भी लेंथ इंक्रीज करेगी, तो ये जो क्यूब है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी ब्रेथ भी बढ़ जाएगी, उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सपोज करिए कि ये एल नॉट से इंक्रीज होकर एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, वो तो एल नॉट क्यूब के इक्वल हो जाएगा, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो एल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। और इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, v इज इक्वल टू, v किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा और डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम यानी कि v नॉट डेल्टा टी, और गामा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेल्टा v और v नॉट का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो हम डेल्टा v निकालते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम v क्यूब v माइनस v नॉट, तो ये क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, v माइनस v नॉट, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, तो ये v की वैल्यू हो गई एल क्यूब और v नॉट की वैल्यू हो गई एल नॉट क्यूब। एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। एल और एल नॉट में क्या रिलेशनशिप होता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये अल्फा है, अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट क्यूब, ये एल नॉट का क्यूब है, ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब माइनस 1। इसमें फिर से ये वाले थ्योरम लगा देंगे, 1 प्लस एक्स पर एन, 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि ये अल्फा और डेल्टा टी बहुत छोटी क्वांटिटीज होती, तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। तो अल्फा से दोनों को रिलेट कर सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा बाई 2 के, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी गामा बाई 3 के। तो हम इसको एक ही तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये तीनों आ जाएंगे, बीटा इज इक्वल टू 2 गामा हो जाएगा, 2 अल्फा, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्वेश्चन देखिए, अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट, एक रॉड है उसकी इनिशियल लेंथ दी हुई है एल नॉट, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है वाई, एरिया और थर्मल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, it just fitted by two rigid supports of distance L naught at temperature T naught. If temperature is increased to T, temperature को increase कर दिया, T naught से T कर दिया, find the compressive stress developed in the rod. तो जो रॉड है उसमें कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, जैसे सपोज करिए कि जो एक रॉड है वो दो क्लैंप्स के बीच में कसी हुई है, ठीक है, जैसे ये एक रॉड है और इस रॉड पे ये दो क्लैंप लगे हुए है ना, रिजिड क्लैंप है, इसके बीच में ये रॉड है। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर है टी नॉट और आपने इसको इंक्रीज करके टी के बराबर कर दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो एक्सपेंड होगी। अब जब लेंथ एक्सपेंड होगी तो ये जो क्लैंप है ये इसको एक्सपेंड होने नहीं देंगे, तो ये एक्सपेंड होना चाहता है लेकिन ये एक्सपेंड नहीं होना चाहते, तो ये रॉड इन क्लैंप के ऊपर फोर्स लगाएगी। अगर ये जो रॉड है वो क्लैंप के ऊपर फोर्स लगाएगी तो क्लैंप भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो कि इसको कंप्रेसिव नेचर का होगा, मतलब इसको दबाने वाली नेचर का होगा, इसलिए इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखा हुआ है। तो स्ट्रेस आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसमें कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ अपॉन ए की वैल्यू ढूंढनी है कि एफ अपॉन ए कितना हो, ठीक है। तो ये जो इनिशियल लेंथ है वो एल है और ये चेंज होके एल प्लस डेल्टा एल हो गया,
तो डेल्टा एल इनिशियल लेंथ और डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करता है। ये अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट हो गया, और जो यंग्स मॉडुलस है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से अगर एफ बाई ए की वैल्यू निकालोगे तो एफ बाई ए कितना हो जाएगा, ये ए को इधर ले आइए, तो एफ बाई ए की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट। और यहाँ पे अगर डेल्टा एल की वैल्यू डाल दो तो डेल्टा एल इनिशियल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो ये एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। तो जो डेल्टा टी है वो तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, बस टी नॉट दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर टी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी को हम टी माइनस टी नॉट लिख देंगे। देखिए है अ क्लॉक पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास हैज थर्मल कोएफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू दे रखी है एक क्लॉक पेंडुलम की, एट द सर्टेन टेम्परेचर इट कीप्स करेक्ट टाइम, मतलब एक टेम्परेचर है जिसपे वो करेक्ट टाइम देता है। फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर विच इट लूजेस और गेन्स 1 सेकेंड इन अ डे। मतलब हमें वो टेम्परेचर की रेंज बतानी है, यानी कि डेल्टा थीटा बताना है। तो टेम्परेचर की रेंज का मतलब हो गया कि आप कितनी चेंज उसमें ला सकते हो जिससे कि एक वीक में नहीं, एक दिन में 1 सेकंड का चेंज आ जाए टाइम पीरियड में, है ना। यानी कि टी की वैल्यू अगर ये जो टाइम पीरियड है ये अगर 1 डे है तो इसमें जो चेंज आएगा यानी कि डेल्टा टी वो 1 सेकंड का आना चाहिए। ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि डेल्टा टी की या डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा टी तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए होगा, इसलिए डेल्टा थीटा पूछा है, डेल्टा थीटा कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हमने डायमेंशन में ये फॉर्मूला देखा था, इसको आगे प्रूव करेंगे ऑसिलेशंस में, लेकिन अभी ये फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी आर। अब इससे हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, तो वो डिफरेंशिएशन से आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन के अलावा भी आप इसको एक और तरह से कर सकते हो, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड को छोड़ दीजिए, बाय रिलेटिव एरर मेथड। तो आपने रिलेटिव एरर का मेथड पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन में, उसमें ये डायरेक्टली पावर वाला रूल लगा दीजिए। जैसे सपोज करिए कि z है वो एक क्वांटिटी a के ऊपर डिपेंड करता है m पावर के ऊपर, और b के ऊपर डिपेंड करता है n पावर के ऊपर। ये मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो जो इसका रिलेटिव एरर है यानी कि डेल्टा z अपॉन z, ये जो पावर है m वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है रिलेटिव एरर के साथ, डेल्टा a अपॉन ए। फिर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b के साथ। और अगर इसमें कोई कांस्टेंट है, मान लो k है, कांस्टेंट से एरर का कोई मतलब नहीं है, चेंज का कोई मतलब नहीं है, तो इसका रोल इसमें कुछ नहीं होगा, उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अब इसमें देखिए जरा, इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है, इसमें 2 पाई कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है। तो इस g को अलग निकालो तो ये अंडर रूट जी हो गया, ये डेल्टा एल हो, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो फ्रैक्शनल एरर में तो इसका कोई रूल नहीं होगा, तो t किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, l की पावर हाफ के ऊपर। तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी, और इसको लिखेंगे l रेज पर हाफ। ठीक है, तो अब इसमें रिलेटिव एरर मेथड लगा दीजिए। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाइए, बस इसकी पावर का ध्यान रखिए। तो ये डेल्टा टी अपॉन टी किसके इक्वल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड और चेंज इन लेंथ का रिलेशन आ गया, है ना। हमें क्या निकालना है, डेल्टा थीटा निकालना है। तो डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं, अगर इनिशियल लेंथ एल है तो ये इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है,
चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए थर्मल कोएफिशिएंट, लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट आता है। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब इन सब की वैल्यूज पता है और डेल्टा थीटा हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टी 1 सेकेंड हो गया, टी 24 आवर, यानी कि 24 आवर में 1 सेकेंड का चेंज है। हाफ अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू डाल दो तो डेल्टा थीटा आ जाएगी। डेल्टा थीटा की यूनिट क्या होगी? तो जैसे अल्फा की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। अगर यहाँ पे पर यूनिट केल्विन होता तो यहाँ ये डेल्टा थीटा की वैल्यू केल्विन के टर्म्स में आती। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये 24 आ रहा है, ये 1 सेकेंड है, तो इन दोनों की यूनिट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको आर को चेंज कर देंगे सेकेंड में। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये 10⁵ जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 10⁵ बन जाएगा, ये -5 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये 1.157 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर इसके इतना डिग्री तक आप चेंज करोगे टेम्परेचर को, तो जो टाइम है उसमें 1 सेकेंड का चेंज आ जाएगा। तो आप जब अपने रजिस्टर में लिखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको कट कर दीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और रजिस्टर में यहाँ से ये जो पार्ट है जो मैंने कट करा हुआ है उसको मत लिखिएगा। अब देखिए लिक्विड्स में वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे होता है। तो जैसे ये कोई बर्तन है, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, तो जब हम इसको जैसे किसी एपरेटस के अंदर रख के यहाँ पे पानी भर देते हैं और फिर इसको गर्म करते हैं, जैसे हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो उस टेम्परेचर से क्या होगा, ये जो वेसल है, जो बर्तन है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इसके अंदर जो पानी है वो भी गर्म होगा। तो हमें क्या लगता है कि भाई इसका जो एक्सपेंशन है वेसल का, वो हम इससे देखते हैं कि भाई ये जो पानी है ये कितना इंक्रीज हुआ लेवल से। तो उसके लेवल से थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि वेसल भी चेंज होता है ना, वेसल का भी वॉल्यूम बढ़ता है। मान लो वेसल के वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ गया, और ये जो एपरेटस है जब गर्म करेंगे तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड का 5 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ गया। तो इसमें हम जो रियल एक्सपेंशन होगा वो सॉलिड का अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पे इसका एक्सपेंशन भी होगा और एपरेटस का भी एक्सपेंशन होगा। तो सिर्फ इसमें एक्सपेंशन नहीं होता, इसके वॉल्यूम में नहीं होता, इसके भी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। तो जो रियल वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है उसमें ये दोनों चीजें काउंट होंगी, एपरेटस का भी और वेसल का भी वॉल्यूम का चेंज आएगा। ठीक है, अब हमें जो रियल चेंज इन वॉल्यूम है उसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी नॉट गामा रियल इंटू डेल्टा टी, वी नॉट गामा एपरेटस इंटू डेल्टा टी प्लस वी नॉट गामा वेसल इंटू डेल्टा टी। तो ये वी नॉट डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये एपरेटस और वेसल के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। तो जितना इसकी वैल्यू दी हुई होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, दोनों को ऐड करके वो हमारा रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगा। अब देखिए डेंसिटी के ऊपर देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। जब हम इसको मान लो किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं, तो हीट करने पे जो मास है, मास तो चेंज नहीं होगा,
है ना। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्पेस में गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा, है ना। अब जैसे क्या रिलेशन होता है इनका, मास वॉल्यूम का, डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप अगर इसको गर्म करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी, मास तो चेंज होने वाला नहीं, मास कांस्टेंट रहेगा, तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है किसी सॉलिड का, तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, यानी कि जो फाइनल डेंसिटी है वो इनिशियल डेंसिटी से कम आती है। अब देखो जो मास है वो दोनों केसेस में सेम रहता है, तो मास का फॉर्मूला हो गया मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम इसको फाइनल इनिशियल टर्म्स में लिखेंगे तो इनिशियली वी नॉट डी नॉट के बराबर होगा, और फाइनली वी इंटू डी के बराबर होगा। ये दोनों ही केसेस में जो मास है वो सेम रहेगा। तो मास को हमने लिखा वी नॉट इंटू डी नॉट, और ये इनिशियल पैरामीटर्स हैं और ये फाइनल पैरामीटर्स। तो ये जो वॉल्यूम है वी नॉट, ये चेंज होकर वी के बराबर होगा, तो हम v की वैल्यू डाल सकते हैं। v और v नॉट में रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम v की वैल्यू डाल देंगे, v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू डी। ये v नॉट से ये v नॉट कैंसिल हो। अब अगर हम d की वैल्यू निकालें तो d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो d नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी के। तो डी नॉट अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाके लिखेंगे तो ये 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और इसकी पावर आ जाएगी -1। तो जो -1 पावर है, इसमें हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज पर एन का, तो 1 प्लस एक्स रेज पर एन 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो, क्योंकि गामा बहुत छोटी क्वांटिटी होती है और डेल्टा टी भी, तो चेंज भी बहुत ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो ये जो गामा डेल्टा टी है, ये हम एक्स की जगह यूज कर सकते हैं, तो ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डेंसिटी पे इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें गामा का यूज होता है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का यूज होता है, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी चेंज होती है। तो वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा डेंसिटी उतनी डिक्रीज होगी। अब वॉल्यूम के चेंज होने में गामा का रोल है, तो डेंसिटी के चेंज होने में भी गामा का रोल आएगा, बस प्लस कम होने के लिए ये माइनस होगा। तो पहले जैसा ही फॉर्मूला है, जैसे वॉल्यूम के लिए 1 प्लस गामा डेल्टा टी है, तो यहाँ पे 1 माइनस गामा डेल्टा टी, इतना ही फर्क। ये डी नॉट इनिशियल डेंसिटी है और डी फाइनल डेंसिटी। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 में से माइनस करोगे तो ये कुछ कम हो जाएगा, तो डेंसिटी कम आएगी। अब देखिए कैलोरीमेट्री है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उसमें किस किस चीज का रोल होता है टेम्परेचर इंक्रीज में, और हीट गिवन में क्या रिलेशनशिप होता है, वो हम कैलोरीमेट्री में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है 1 कैलोरी की। तो 1 कैलोरी एक स्टैंडर्ड यूनिट है हीट का। तो 1 कैलोरी क्या होता है, हीट एनर्जी होता है 1 ग्राम वाटर का। सपोज करिए कि ये जैसे कोई 1 ग्राम वाटर आपने लिया, जैसे ये वाटर है और इसका जो मास है वो 1 ग्राम है, और इसमें आपको क्या करना है, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। तो जितनी भी हीट आप इसको दोगे डेल्टा क्यू, वो 1 कैलोरी के इक्वल होगा। यानी कि अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है, तो इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अगर ज्यादा वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हीट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? तो देखिए, जैसे ये इनिशियल टेम्परेचर है T1 और ये फाइनल टेम्परेचर है T2, और ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए किसी कंडक्टर से तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, और हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो ये हीट तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो T1 का टेम्परेचर ज्यादा है और T2 का कम है, तो हीट इस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, और ये तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यानी कि जो हीट प्रोवाइड कर रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जो हीट है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी? हीट डिपेंड करेगी कि मास कितना है और कितना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इसमें एक टर्म आता है एस। एस को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि भाई वाटर के बारे में पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम को इंक्रीज करोगे तो 1 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हर एक मटेरियल की एक स्पेसिफिक हीट होती है। वो जो स्पेसिफिक हीट है वो जैसे वाटर में 1 कैलोरी होती है, वैसे ही अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होती है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई मटेरियल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितनी हीट दें कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आपको उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखोगे तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती? अगर 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको इंक्रीज करना है किसी भी मटेरियल का, तो जितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही उसका स्पेसिफिक हीट होगी। वाटर में ये जो वैल्यू है वो 1 कैलोरी होती है, और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो वो डेटा आपको दिया जाएगा अगर आपको ये पूछा है कि भाई टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करना है और उसमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो। तो जो कैलोरी है वो एनर्जी की यूनिट है। अगर उसको जूल में, एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, तो अगर आपको 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो ये 4.18 जूल का होता है, जिसको हम रफली 4.2 जूल लिखते हैं। अब देखिए, ऊपर जो एग्जांपल आपको दिया था कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका T1 टेम्परेचर है, और ये जो T1 टेम्परेचर है ये हायर है। फिर इसके साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया था, उसका T2 टेम्परेचर है और वो लोअर है। तो आपको बताया था कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो T हो जाएगा। T1 भी T को अटेन करेगा, T2 भी T को अटेन करेगा, यानी कि ये अपनी एनर्जी लूज करेगा डेल्टा क्यू, और ये एनर्जी गेन करेगा डेल्टा क्यू, और ये तब तक करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इसमें कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ T1 माइनस टी, क्योंकि T1 हायर है और T लोअर। तो इसके लिए जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो T1 माइनस टी के इक्वल, और इसके लिए जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो T माइनस T2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर पे है और T हायर है। ठीक है, तो जितनी ये एनर्जी देगा उतनी ये एनर्जी लेगा। तो इसमें डेल्टा क्यू गिवन डेल्टा क्यू टेकन के इक्वल होता है। और अभी हमने देखा कि डेल्टा क्यू की डेफिनेशन देखिए, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? एम एस डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसकी स्पेसिफिक हीट S1 दी हुई है, इसकी स्पेसिफिक हीट S2, ये आपको गिवन होंगे। तो एम एस डेल्टा टी, ये डेल्टा टी की वैल्यू डाल दी इसमें, और एम एस डेल्टा टी, तो ये M2S2 डेल्टा टी हो गया। तो अब इसमें आपसे कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है
उसका इतना टेम्परेचर है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका इतना टेम्परेचर है, और उन दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो दिया हुआ है, तो कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है ना, तो उससे ये निकाल सकते हो। आपको इसका मास दिया हुआ है, इसका मास निकालना है, तो इन सब की वैल्यूज डाल के M2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कई बार इन सब की वैल्यू दी हुई होती है तो T की वैल्यू पूछ लेता है, ये सब वैल्यूज दे रखी होंगी, पूछेगा कि इनका कॉमन टेम्परेचर कितना हो। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है, डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसकी एनर्जी जितनी कम होगी इसकी एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको याद रखना है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब एक टर्म होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो है वो हीट रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट चेंज करने में, ये टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, इसलिए इसको लेटेंट बोलते हैं। लेटेंट का मतलब हिडन, लेटेंट का मतलब है हिडन, जो छुपी हुई हीट। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे आइस को आपको वाटर में चेंज करना है, तो 1 ग्राम आइस उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 ग्राम वाटर उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप टेम्परेचर देखिए तो आइस में और वाटर में जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम ही है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर जैसे पानी के अंदर आइस है तो वहां पे टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इनकी स्टेट अलग अलग है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो जब भी स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बिना हीट के ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो हीट है वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब स्टेट कैसे चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में हो रही है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, और इसलिए इसका नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और देखिए जरा इसकी यूनिट को ध्यान करिए, ये है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट दी जाएगी। तो अगर इसका मास दिया हुआ है, मान लो 200 ग्राम दिया हुआ है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला हो गया। मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट मतलब 1 ग्राम के लिए, ये पर ग्राम लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम में इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कुछ मास दिया हुआ है तो उस मास को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हीट गिवन फॉर फ्यूजन, तो फ्यूजन के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हो जाएगा एम इंटू एल। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये 1 ग्राम वेपर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो आप कभी देखना कि जैसे कुकर से पानी और भाप दोनों में देखोगे तो जो भाप है वो ज्यादा गर्म लगती है ना, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है। टेम्परेचर तो दोनों का बराबर ही है, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी कुकर में उबल रहा है और उसकी जो वेपर है, उन दोनों का टेम्परेचर तो बराबर ही रहेगा, लेकिन वाटर को टेम्परेचर करने में ये एक्स्ट्रा हीट लगेगी, है ना, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर, दोनों में टेम्परेचर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आपको हीट की देने की जरूरत पड़ी है। तो 1 ग्राम में 536 कैलोरी यूज होते हैं, तो m ग्राम में कितने होंगे, अगर यहाँ m ग्राम हो जाएगा तो इस हीट को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला हो गया हीट गिवन
टू चेंज द स्टेट इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट। ठीक है, अगर फ्यूजन हो रहा है तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लेटेंट हीट है वो हिडन हीट होती है, यानी कि वो सिर्फ स्टेट चेंज करती है, टेम्परेचर चेंज नहीं करती। तो दिस इज हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम, heat required per gram to change the state at a given temperature. Change the state at given temperature, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। देखिए, जो थर्मल कैपेसिटी, एक नया कॉन्सेप्ट है थर्मल कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट जैसा ही है थर्मल कैपेसिटी, लेकिन वहां पे तो मटेरियल की बात हो रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा कि जब हम स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे थे तो उसमें 1 ग्राम की बात कर रहे थे। जैसे सपोज करिए कि ये कोई मटेरियल है और इसका 100 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम के लिए तो S यूज करेंगे, और m ग्राम अगर आपको यूज करना है तो ये ms डेल्टा टी हो जाएगा, वो 1 ग्राम के लिए। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 ग्राम के लिए बताया जाता है, और ये जो m इंटू एस है ये पूरे ऑब्जेक्ट के लिए है, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है, तो स्पेसिफिक हीट ही है ये। लेकिन स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए होता है तो उसको मास से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जो थर्मल कैपेसिटी है वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए बताई जाती है, उसको मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना, 1 ग्राम के लिए नहीं। तो स्पेसिफिक हीट ही है ये, लेकिन वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए तो इसे मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई होगी, थर्मल कैपेसिटी दे रखी होगी, तो फिर C डेल्टा T यूज करेंगे, इसको M से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए होती है, और जो थर्मल कैपेसिटी है वो पूरे मास के लिए होती है, यानी कि थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट, m इंटू एस के बराबर होगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो C/m कर देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो टोटल हीट की रिक्वायरमेंट होती है एक ऑब्जेक्ट के लिए, 1 ग्राम के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी ग्राम का है तो उसको हम उसकी थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये जो थ्योरी पढ़ी है ये आज आप अपने रजिस्टर पे लिखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज जरूर अपने रजिस्टर पे ये लिखिएगा बेटा। ओके सर। ओके बेटा।